की क्लास में आपका स्वागत है। अभी वही चैप्टर चल रहा है, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। आज इसमें हम समझाने जा रहे हैं रूस में समाजवाद। तो समझें, 1914 से पहले रूस में सभी राजनीतिक पार्टियां गैर कानूनी थीं। यानी जो पार्टियां थीं, राजनीतिक पार्टियां, वो कानूनन नहीं थीं, गैर कानूनी थीं। मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी यानी रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी का गठन किया था 1898 में। सरकारी आतंक के कारण इस पार्टी को गैर कानूनी संगठन के रूप में काम करना पड़ा था, क्योंकि सरकार का आतंक था। इस वजह से इस पार्टी का एक अखबार निकलता था, उसने मजदूरों को संगठित किया था और हड़ताल आदि कार्यक्रम आयोजित किए थे। कुछ रूसी समाजवादियों को लगता था कि रूसी किसान जिस तरह समय समय पर ज़मीन बांटते हैं, उससे पता चलता है कि वह स्वाभाविक रूप से समाजवादी भावना वाले लोग हैं। और इसी आधार पर उनका मानना था कि रूस में मजदूर नहीं बल्कि किसान ही क्रांति की मुख्य शक्ति बनेंगे। ये उनकी सोच थी। वे क्रांति का नेतृत्व करेंगे, यानी मजदूर क्रांति नहीं करेंगे बल्कि किसान क्रांति करेंगे, क्रांति का नेतृत्व करेंगे। और रूस बाकी देशों के मुकाबले ज़्यादा जल्दी समाजवादी देश बन जाएगा। समाजवादी देश का मतलब यानी जनता का शासन यहाँ पे शुरू हो जाएगा, लोकतंत्र। 19वीं सदी के आखिर में रूस के ग्रामीण इलाकों में समाजवादी यानी देश की जनता काफ़ी सक्रिय थे। सन 1900 में उन्होंने सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी यानी समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन कर लिया और इस पार्टी ने किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और मांग की कि सामंतों के कब्जे वाली ज़मीन फ़ौरन किसानों को सौंपी जाए। यानी जो सामंतों के कब्जे में है वो ज़मीन किसानों को सौंपी जाए। किसानों के सवाल पर समाजवादी लोकतांत्रिक खेमा समाजवादी क्रांतिकारियों से सहमत नहीं था। लेनिन का मानना था कि किसानों में एकजुटता नहीं है, वे बटे हुए हैं। कुछ किसान गरीब थे तो कुछ अमीर, कुछ मजदूरी करते थे तो कुछ पूंजीपति थे, यानी बड़ी ज़मीन के मालिक थे कुछ किसान, जो नौकरों से खेती करवाते थे। और इन आपसी विभेदों के चलते वे सभी समाजवादी आंदोलन का हिस्सा नहीं हो सकते थे। संगठित रणनीति के सवाल पर पार्टी में गहरे मतभेद थे, यानी संगठन मजबूत नहीं था। व्लादिमीर लेनिन यानी बोल्शेविक खेमे के मुखिया सोचते थे कि जार यानी राजा शासित यानी जो राजा के अंडर में है, जैसे दमनकारी समाज में पार्टी अत्यंत अनुशासित होनी चाहिए। यानी जो राजा जो दमनकारी नीति चलाता है, इसके अंडर में या इसके समय में जो पार्टी बने वो अनुशासित हो और अपने सदस्यों की संख्या व स्तर पर उसका पूरा नियंत्रण होना चाहिए। और दूसरा खेमा ये मेनसेविक का था, ये मानता था कि पार्टी में सभी को सदस्यता दी जानी चाहिए। अब उथल पुथल का समय है इस समय वहाँ पे। 1905 की क्रांति। रूस एक निरंकुश राजशाही था, यानी रूस का जो राजा था वो निरंकुश था, किसी का अंकुश नहीं था उसके ऊपर। अन्य यूरोपीय शासकों के विपरीत 20वीं सदी की शुरुआत में भी जार राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था। यानी जो राजा था वो राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था, वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र था, किसी का अंकुश नहीं था। उदारवादियों ने इस स्थिति को खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई। 1905 की क्रांति के दौरान उन्होंने संविधान की रचना के लिए सोशल डेमोक्रेट और समाजवादी क्रांतिकारियों के साथ लेकर किसानों और मजदूरों के बीच काफ़ी काम किया, यानी कि संविधान बने नया और उस हिसाब से देश को चलाया जाए। रूसी साम्राज्य के तहत उन्हें राष्ट्रवादियों जैसे पोलैंड में और इस्लाम के आधुनिकीकरण के समर्थक
जदीदियों यानी मुस्लिम बहुल इलाकों में का भी समर्थन मिला। रूसी मज़दूरों के लिए 1904 का साल बहुत बुरा रहा। ज़रूरी चीज़ों की कीमतें इतनी तेज़ी से बढ़ी, यानी जो रोज़मर्रा की चीज़ें थीं जो बहुत ज़रूरी थी सबको खरीदना, वो उनकी कीमतें इतनी तेज़ी से बढ़ी कि वास्तविक वेतन में 20% तक की गिरावट आ गई। यानी सामान महंगा हो गया तो जो वेतन था उसमें गिरावट आ गई। उसी समय मजदूर संगठनों की सदस्यता में भी तेज़ी से वृद्धि हुई, यानी मजदूरों के जो संगठन थे वो और ज़्यादा मजबूत और बढ़ते चले गए। जब 1904 में ही गठित की गई असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स यानी रूसी श्रमिक सभा के 4 सदस्यों को पुइतलोव आयरन वर्क्स में उनकी नौकरी से हटा दिया गया तो मजदूरों ने आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया। अगले कुछ दिनों के भीतर सेंट पीटर्सबर्ग के 11,000 से ज़्यादा मजदूर काम के घंटे घटाकर 8 घंटे किए जाने यानी कुछ मांग रखी इन्होंने। वेतन में वृद्धि और कार्य स्थितियों में सुधार की मांग करते हुए हड़ताल पर चले गए। और इसी दौरान जब पादरी गैपोन के नेतृत्व में मजदूरों का एक जुलूस विंटर पैलेस यानी जार का जो महल था उसका नाम था विंटर पैलेस के सामने पहुंचा तो पुलिस और कॉसेक्स ने मजदूरों पर हमला बोल दिया। इस घटना में 100 से ज़्यादा मजदूर मारे गए और लगभग 300 घायल हुए। इतिहास में इस घटना को खूनी रविवार के नाम से याद किया जाता है, यानी इतने लोग मारे गए, घायल हुए, इसलिए इस घटना को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। 1905 की क्रांति की शुरुआत इसी घटना से शुरू हुई। सारे देश में हड़तालें होने लगीं जब नागरिक स्वतंत्रता के अभाव का विरोध करते हुए, यानी नागरिक ये जता रहे थे कि हम स्वतंत्र नहीं हैं, और इसी के विरोध में विद्यार्थी अपनी कक्षाओं का बहिष्कार करने लगे तो विश्वविद्यालय भी बंद कर दिए गए। वकीलों, डॉक्टरों, इंजीनियरों और अन्य मध्यम वर्गीय कामगारों ने संविधान सभा के गठन की मांग करते हुए यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना कर दी। 1905 की क्रांति के दौरान जार ने एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद या ड्यूमा के गठन पर अपनी सहमति दे दी। यानी जो राजा था, जब उसने देखा कि जनता इतना विद्रोह कर रही है तो उसने जो है संसद यानी ड्यूमा के गठन पर सहमति दे दी। क्रांति के समय कुछ दिन तक फैक्ट्री मजदूरों की बहुत सारी ट्रेड यूनियनें और फैक्ट्री कमेटियां भी अस्तित्व में रहीं और 1905 के बाद ऐसी ज़्यादातर कमेटियां और यूनियनें अनधिकृत रूप से काम करने लगी, यानी अधिकृत नहीं थी, गलत थी वो, क्योंकि उन्हें गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। राजनीतिक गतिविधियों पर भारी पाबंदियां लगा दी गईं। जार ने पहली ड्यूमा को मात्र 75 दिन के भीतर और पुनर्निर्वाचित दूसरी ड्यूमा को 3 महीने के भीतर बर्खास्त कर दिया। वह किसी तरह की जवाबदेही या अपनी सत्ता पर किसी तरह का अंकुश नहीं चाहता था। उसने मतदान कानूनों में फेरबदल करके तीसरी ड्यूमा में रूढ़िवादी राजनेताओं को भर डाला। उदारवादियों और क्रांतिकारियों को बाहर रखा गया। बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।